चलिए आइए शुरू करते हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या, विधेयक के बाद वाला जो टॉपिक है वो है हमारा बजट। पहली बात, बजट क्या होता है? सरकार को देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सरकार खर्चे वैसे ही कर सकती है, बस जैसे हमारे आपके घरों में होता है पैसा निकाले खर्च करती है, ऐसा तो नहीं होता। तो बजट में क्या, बजट का क्या मतलब होता है कि आने वाले नेक्स्ट ईयर, आगामी वर्ष के लिए, नेक्स्ट ईयर यानी आगामी वर्ष के लिए सरकार को जो खर्च करने की अनुमति मिलती है, खर्च करने के लिए जो अनुमति मिलती है, अनुमति के लिए जो प्रस्ताव सरकार रखती है, मतलब पैसा खर्च करने के लिए जो अनुमति के लिए जो प्रस्ताव रखती है, जो उस प्रस्ताव को हम बजट कहते हैं। यह हमेशा अगले साल के लिए, आगामी वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ये इसी के पैरेलल में इकोनॉमी का टॉपिक है, इकोनॉमिक सर्वे। ये क्या, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। ये सर्वे किस कब के लिए होता है? वो बीते साल के लिए, पिछले साल के लिए होता है। ठीक है, कि जो पैसा आप खर्च कर दिए उसका पूरी तरीके से एक रिव्यू होता है। तो बजट क्या है कि आगामी वर्ष में जो खर्च करना है सरकार को, उस खर्चों को मांग करने के लिए कि किन चीज़ों पर पैसा खर्च करना है, किस लिए खर्च करना है, उसका प्रस्ताव ही बजट कहलाता है। ठीक है, उस प्रस्ताव को हम बजट कहते हैं, प्रस्ताव को। ठीक है, याद रखिएगा, जो खर्च करने के लिए पैसा निकालते हैं वो तो एक विधेयक बनेगा, जिसे विनियोग विधेयक कहते हैं, परंतु यानी कानूनी जामा विनियोग विधेयक के रूप में पास होता है। परंतु बजट क्या है, उस पूरी प्रस्ताव को हम कहेंगे। अब प्रस्ताव का मतलब क्या है? अब आप मान के चलिए कि हम आपकी है, हमारा आपका घर है। अब घर पे क्या होता है कि आप अपने पिताजी के साथ बैठते हैं, मान लीजिए एक जॉइंट फैमिली में, और वहाँ बात होती है कि भाई इस महीने में हम लोगों को ये खर्च करना है, इस मद में। जैसे घर में होता है कि भाई इस महीने हमको ये खरीदना है, इतना पैसा तो हमारा केवल राशन में जाएगा, इतना पैसा वैकल्पिक पेट्रोल में जाएगा, या इतना पैसा हमारे LIC या प्रोविडेंट फंड में जाएगा। इस तरीके से एक आप अनुमान लगाते हैं, अनुमान को प्रस्तुत करते हैं घर में, पिताजी के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो भी वरिष्ठ होगा या जो गार्जियन होगा, और उसके बाद फिर आप लोग कार्य शुरू करते हैं। उसी तरीके से एक निश्चित समय पे, अब तो फरवरी हो गया है, आने वाले वित्त वर्ष के लिए खर्च करने के लिए सरकार जो अनुमति मांगती है संसद से, उस पूरे प्रस्ताव को हम बजट कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि संसद का काम नियंत्रक का है, नियंत्रक का काम कैसे है, वो इस तरीके से जानिए आप कि सरकार क्या है, भले ही बहुमत की सरकार है तो क्या, लेकिन वो क्या है, पहले वो एक पेपर बनाएगी, एक पेपर में क्या होगा, उसके सारे खर्च होंगे कि आने वाले समय में क्या क्या खर्च करना है। जैसे सरकार है, उसको सैलरी देनी है, सैलरी का एक पर्टिकुलर पोर्शन खर्च होगा। सरकार है, योजनाएं चला रही है, योजनाओं पे खर्च होगा। उसके बाद तीसरा, सरकार मान लीजिए लोगों से ऋण लेती है, उधार लेती है, ये ऋण विदेशी और घरेलू दोनों होते हैं। ठीक, ब्याज। ठीक, और उसके बाद सरकार ये भी बतलाती है कि उसकी आमदनी कहाँ से होगी, इनकम भी बताती है। ठीक है, तो ये पूरा एक पेपर होता है जिसमें सारी चीज़ें समाहित रहती हैं। फिर सबके सामने वो रखा जाता है प्रस्ताव, और संसद में विपक्ष के लोग हों, पक्ष के लोग हों, उस पर वो एनालिसिस करते हैं कि क्या इतनी ज़रूरत है सरकार की कि नहीं है, क्यों सरकार कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार बेवकूफ़ बना रही है, योजनाओं पर खर्च नहीं कर रही है और पैसा ले रही है। इस सब चीज़ों का रिव्यू होता है बजट सेशन, और सबसे महत्वपूर्ण सेशन माना जाता है हमारे लोकतंत्र का कि भाई आपने सरकार तो बना दी है, वो खर्च करने का अधिकारी नहीं है तो काहेगा सरकार। ठीक, तो ये पूरे प्रस्ताव को हम कहेंगे बजट। अब बात करते हैं कि हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे पढ़ा। इसमें देखिए, हम लोग पहले तो समझेंगे सामान्य पहलू, उसके बाद पारित करने की विधि, ठीक, उसके बाद निधि, फंड जिसे हम कहते हैं, उसके बाद ग्रांट यानी अनुदान, जो पैसा खर्च करने के लिए दिया जाएगा, ग्रांट, उसके बाद
कटौती प्रस्ताव, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात सामान्य पहलू आप लोग जाने कि बजट होता क्या है। बजट क्या है? आगामी वित्त वर्ष में खर्च करने के लिए जो सरकार प्रस्ताव रखती है संसद के सामने, उसे ही हम कहते हैं बजट, ठीक है। अब इसमें सारे तरीके के खर्चे शामिल होते हैं जो सरकार करने वाली है। अब इतनी साधारण सी चीज़ तो है नहीं। अब चूंकि आप जानते हैं कि धन से संबंधित मामला है, से संबंधित मामला है, कहीं ना कहीं इसमें मनी बिल, जिस तरीके से धन विधेयक रखा जाता है उसी तरीके का प्रोसेस इसमें रखा जाएगा, कहीं ना कहीं फाइनेंस बिल के रूप में एक तरीके से। अब बात करते हैं कि बजट के लिए क्या क्या होता है। तो इसको 3 चरणों में बांटा जाता है। 3 चरण होते हैं जिसमें इसको पारित किया जाता है। तो सबसे पहले बात एक सामान्य सी बात जान लें कि हमारे यहाँ बजट का जो सिस्टम आया है वो विल्सन सुधार से आया है। बजट का जो सिस्टम है वो विल्सन सुधार, ये आप लोग की हिस्ट्री में कहीं पूछ सकता है। विल्सन सुधार 1860 में पहली बार विल्सन सुधार से ही बजट आया है, और विल्सन सुधार से ही इनकम टैक्स भी लगा है। टैक्स रिफॉर्म हुआ था भारत में पहली बार, तो 1860 में विल्सन से ही आपका इनकम टैक्स भी इम्पोज हुआ है और तब से चला आ रहा है। इस बात को याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि 3 चरण होते हैं किसी भी बजट को पारित करने के, तो उस 3 चरणों को समझ लेते हैं। सबसे पहला चरण होता है, पहला चरण क्या है? पहला चरण क्या है? बजट का प्रस्तुतिकरण। यानी क्या है? बजट कैसे रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा और किस तरीके से रखा जाएगा, तो उसको पहले समझें। तो सबसे पहली बात क्या होती है बजट के लिए? सबसे पहले आता है पहला चरण। अब पहला चरण क्या होगा? फर्स्ट फेज क्या होगा? इसमें क्या होता है कि बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, रखा जाता है, प्रस्तुतिकरण। अब रखेंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति लेंगे। अब राष्ट्रपति की जब पूर्वानुमति ली जाएगी तो सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा? ये रखा जाएगा लोकसभा में, सदन में रखा जाएगा। और एक बात और है कि लोकसभा में जरूर रखा जाएगा, बजट प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा को भी उसकी एक कॉपी प्रतिलिपि भेज दी जाएगी, ठीक है, बजट रखने के साथ साथ। ये होता है पहला चरण। यहाँ पर क्या है कि पहले अनुमति मांग ली जाती है, फिर रखा जाता है, ठीक। अब चूंकि ये रखा जा चुका, अब दूसरा चरण शुरू होगा बजट में। दूसरा चरण क्या होता है? दूसरा चरण होता है कि जब बजट रख दिया जाएगा, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 3 फेज होते हैं ना, 3 वाचन जो साधारण विधेयक के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी तरीके से अब दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाएगा। इसमें क्या होगा कि सरकार जितने भी चीज़ें रखी हैं, जैसे मान लीजिए कि सरकार वहाँ पर अपनी बात बताती है कि हम इस योजनाओं से इतने लाख लोगों को लाभान्वित करेंगे। सपोज कि जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रखी गई थी, तब स्वयं प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री बताए कि इतने लाख लोगों को हम सिलेंडर दें, इतने करोड़ लोगों को सिलेंडर देंगे, या फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं के बारे में बतलाएंगे। तो होता क्या है कि अब हमको ये कार्य करना है, ये सब सारी तरीके की बातें होती हैं, चर्चा होती है, लेकिन जो पैसा उस पर सामने मेंशन होता है। जैसे बजट में क्या होता है कि आपने अपना मद लिखा, मद के सामने पैसा लिख दिया, तो उस पैसे को लेकर चर्चा द्वितीय चरण में नहीं होगी। यानी क्या होगा, इसमें केवल चर्चा होगी, मतदान नहीं होगा, केवल चर्चा होगी नीति के बारे में और या फिर जो जिन मदों को रखा गया है, लेकिन पैसे को लेकर चर्चा नहीं होगी, यानी अनुदान को लेकर चर्चा नहीं होगी। केवल ये बात होती है कि ये जो बजट में हमने इतने लाख करोड़ का मतलब ये योजनाएं शुरू कर रही हैं,
इसका टारगेट ये है किसानों की आय जैसे मान लीजिए 2022 में दोगुनी कर ली है, तो जब ये रखा गया होगा तो उस पर चर्चा हुई होगी। तो ये चर्चा का फेज होता है, इसमें बेसिकली चर्चा होता है, मतदान नहीं होता। अब आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या होगा, क्योंकि चर्चा तो हो गई, अब जब चर्चा हो गई तो होगा क्या कि अब सरकार कहेगी तो भैया हमने तो आपको बता दिया कि हमने ये शुरू करना है और हमको ये शुरू करने के लिए इतना रुपए चाहिए। यानी क्या होगा, सरकार तुरंत बोलेगी कि हमको अब पैसे की ज़रूरत है। हमने बता दिया आपको, उद्देश्य अपना बता दिया, हमने बजट में जिन जिन योजनाओं को रखे उसका सारा पूरा मैंने आपको डेटा दे दिया। अब हमको इसके मद में मान लीजिए 3 लाख करोड़ रुपए 3 लाख करोड़ रुपए चाहिए उज्ज्वला योजना के लिए। अब मान लीजिए लॉकडाउन लगा था तो इकॉनमी को उठाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए, इस तरीके से एक अपना पूरा वो ब्यौरा देंगे और अनुदान की मांग करेंगे। जब ऐसे अनुदान की मांग होगी तब जाकर विपक्ष आएगा सामने, और विपक्ष इस प्रोसेस के बाद क्या करेगा कि विपक्ष इसमें क्या कहेगा ठीक है आपकी मांगें सब जायज़ हैं, लेकिन हम आपकी इतनी ज़्यादा पैसे की मांग को स्वीकृत नहीं करते। तब वह विपक्ष इसी तीसरे चरण में कटौती प्रस्ताव लाएगा, मोशन एक प्रस्ताव लाएगा जिसको मोशन कहते हैं, और मोशन के अंतर्गत क्या होगा, कटौती प्रस्ताव आएगा। कटौती प्रस्ताव कि भाई ठीक है आप कह रहे हो इतना इतना करोगे, इतना जनता के लिए इतना का काम कर रहे हो या सारी चीज़ें, लेकिन इसमें कम से कम हमको नहीं समझ में आता कि आप जितना बोल रहे हो क्या आप उतना कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 तरीके की कटौती लाते हैं। पहली होती है पॉलिसी डिसअप्रूवल, पॉलिसी डिसअप्रूवल कट, नीति अनुमोदन कट कहते हैं जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब नीति इसमें क्या होगा, दूसरा होगा टोकन कट। ठीक है, दूसरा टोकन कट होगा, और तीसरा होता है मितव्ययिता कटौती, इकोनॉमिकल कट, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। ये क्या होता है, अब ये समझ लीजिए तीसरे चरण में सरकार ने पैसे की डिमांड की, कहा कि भाई अब इतना इतना हम काम करेंगे, तो विपक्ष कहता है नहीं यार ऐसा तो है नहीं यार, जितने पैसे की डिमांड किए हो इतने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके संदर्भ में वो प्रस्ताव लाता है जिसे मोशन कहते हैं, और उसी मोशन के अंतर्गत 3 तरीके की कटौतियों की वो बात करते हैं। इसमें से वो कोई भी कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं। जैसे एक होता है नीति अनुमोदन कट, दूसरा टोकन कट, और तीसरा होता है इकोनॉमिकल कट या मितव्ययिता कटौती। तो चलिए एक एक करके इसको भी देखते हैं। तो पहला कौन सा है, पॉलिसी डिसअप्रूवल कट, जिसे नीति अनुमोदन कट भी कहते हैं, नीति अनुमोदन कट। अब इसमें क्या होता है, अब इसका नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि पॉलिसी डिसअप्रूवल कट। अब एक बात बताइए कि सरकार ने कहा कि भाई हमको इतना इतना रुपए इस योजना के तहत चाहिए ही चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो विपक्ष होता है वो सीधे कहता है कि भैया ऐसा है, आप जो बात कह रहे हो हम आपकी पॉलिसी से ही एग्री नहीं करते, आपकी पॉलिसी एकदम पूरा है, हम आपकी पॉलिसी पे एकदम एग्री नहीं होंगे। और इसमें विपक्ष कौन सा प्रस्ताव देता है, इनकी पूरी डिमांड मान लीजिए 5 लाख करोड़ की है, 5 लाख करोड़ की, और उस 5 लाख करोड़ की कटौती करके 1 रुपये कर देता है कि आप इसी लायक हैं, आपको 1 रुपया दिया जाए। आपका नीति जो आपने पॉलिसी लाई है एकदम वाहियात है, एकदम बेकार है। मतलब कुल मिलाकर एकदम मतलब सत्ताधारी दल को ये दिखाने का प्रयास करना है कि आपकी किसी पॉलिसी से हम एकदम सहमत ही नहीं हैं। इसे हम कहते हैं पॉलिसी डिसअप्रूवल कट। ठीक है, इसमें क्या होता है, संपूर्ण राशि जो डिमांड की जाती है राशि की,
उसको कम करके 1 रुपये कर दिया जाता है। ठीक, अब दूसरा कट होता है, दूसरा होता है इकोनॉमिकल कट। इकोनॉमिकल कट या मित व्ययिता कटौती, मित व्ययिता कटौती। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें सरकार कहती है कि विपक्ष कहता है बिल्कुल आपने जो डिमांड की है, मतलब आपकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी हमको पसंद आए, अच्छी भी है, पॉलिसी आपकी अच्छी है, लेकिन उसमें समस्या क्या है कि आप जितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं इतने पैसे की नीड है ही नहीं, अर्थात उसमें कुछ पैसा कट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सरकार ने मांगा 5 लाख करोड़, और विपक्ष क्या बोलेगा, 5 नहीं, आप 4.5 4.5 लाख करोड़ ये आपने, समझे? यानी हम आपकी पॉलिसी से सहमत हैं, लेकिन आपके पैसे की डिमांड से सहमत नहीं, पैसा बहुत ज़्यादा हमारा है, इतना पैसा इस पॉलिसी के लिए नहीं लगेगा। यानी आपकी जो बजट है, बजट में आप जितना डिमांड की हो उसमें थोड़ा कटौती कर देते हैं, मित व्ययिता कटौती, जितनी आवश्यकता होती है। और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है टोकन कट। ठीक है, टोकन कट। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सरकार क्या, इसमें विपक्ष कहेगा कि ठीक है आपकी पॉलिसी भी ठीक है, ये भी ठीक है, उसमें बहुत करेगा, एक सांकेतिक कटौती कर देता है, एक सांकेतिक के रूप में, भाई हम विपक्ष में बैठे हैं तो विरोध करने का हमारा अधिकार है, उसी के तहत क्या करेगा कि 5 लाख करोड़ रुपए मांग रहे हैं, उसमें से 100 रुपये कम कर दिए, 500 रुपये कम कर दिए, एक सांकेतिक कम कर, सांकेतिक क्या करते हैं, कम करते हैं सांकेतिक। इसमें क्या होता है कि मतलब विपक्ष होने की हैसियत से उसमें 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जो भी है, एक संकेत देते हैं कि देखो हम विपक्ष में हैं, इसलिए हम तुम्हारा विरोध करें, बाकी चीज़ें ठीक है, आप निश्चिंत रहो, आपका ठीक है। तो इसे कहते हैं हम टोकन कट। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब ये कट वाला प्रोसेस हो गया तीसरे चरण में। अब तीसरे चरण में ये आप विपक्ष ने अपना कट प्रस्ताव पारित कर दिया ये वाला, उसके बाद क्या होगा कि अब अंतिम रूप दिया जाएगा बजट, अंतिम रूप दिया जाएगा। अब अंतिम रूप कैसे देंगे कि अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे संसद में कि भाई ऐसा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब इसके बाद क्या हम करते हैं, इसको अंतिम रूप देने के लिए क्या करेंगे कि अभी तक तो क्या था कि बातें चल रही थी कि भाई हम ये पॉलिसी ला रहे हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन अब उसको एक वैधानिक ढांचे में डालना, यानी अब उसको एक कानूनी जामा पहनाना आपके बजट को। उसके लिए क्या किया जाता है, विनियोग विधेयक बनाया जाता है, विनियोग विधेयक। ये कौन से आर्टिकल में है, 114 आर्टिकल में। अभी मैंने जब फाइनेंस बिल और मनी बिल पढ़ा रहे थे तो विनियोग विधेयक के बारे में बहुत सी बात कर रहे थे। अभी आगे हम लोग इसको डिटेल में और पढ़ेंगे कि विनियोग विधेयक क्या है, लेकिन बस आपको ऐसे समझ लीजिए कि विनियोग विधेयक क्या है कि अब इस बजट को अंतिम रूप देने के, कानूनी जामा पहनाने के लिए हम विनियोग विधेयक बनाते हैं। अब विनियोग विधेयक को पास कैसे किया जाएगा, पास करने के लिए अभी हम लोग पढ़े थे फाइनेंस बिल आर्टिकल 117(3), इसी के तहत बजट को पास किया जाएगा। यानी क्या है, दोनों सदनों से पास करने, दोनों सदनों से अलग अलग पास किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से बहुमत के साथ इसको पास करने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, और राष्ट्रपति जिस दिन हस्ताक्षर करते हैं उस दिन से सरकार को अनुमति मिल जाती है कि वो पैसा खर्च कर सके। अब मुद्दे की बात समझिए, तो जो ये विनियोग विधेयक है ये क्या है, ये बजट को कानूनी रूप देने के लिए ये विधेयक बनाया जाता है, और यही विधेयक पास जब हो जाता है तो सरकार पैसा खर्च करने के लिए अधिकृत हो जाती है। यानी विनियोग विधेयक क्या है, बजट को कानूनी जामा पहनाने वाला विधेयक। ठीक, यही मेन यूटिलिटी है ही विनियोग विधेयक की, और यही को ये होता है, और इसको फिर फाइनेंस बिल के रूप में, वित्त विधेयक के रूप में इसको पारित किया जाता है। तो समझ गए कि बजट का क्या प्रोसेस रहा। अब बात करते हैं कि बजट कितने दिन में पास होना चाहिए, तो 75 दिन का समय दिया जाता है बजट को पास करने के लिए। तो
तो 75 दिन का पूरा प्रोसेस है। ये जो 3 चरण आपने देखा, इसमें 75 दिन टोटल लगते हैं। इस 75 दिन के लिए दिन में ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब देखिए, हमारे यहाँ बजट तो पारित हो गया। अब हमने बजट वाले सेशन में आपको आगे बताया था कि निधि की बात करेंगे, फंड की। तो संसद के पास 3 फंड होते हैं, उस 3 फंडों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। और काफ़ी बार वो जुबान पे आया भी है तो उसको भी समझ लेंगे। तो निधि, फंड, 3 फंड है हमारे। एक होता है सिंचित निधि, सिंचित निधि, इसे और क्या कहेंगे, कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा होता है सिंचित निधि के बाद आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड। और तीसरा होता है लोक लेखा निधि। ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड। ठीक है, तो सिंचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। निधि क्या है? अब सरकार क्या है, जो पैसे पाती है तो कहीं ना कहीं तो रखती होगी, तो वो इन फंडों में रखे जाते हैं। और कौन सा पैसा किस फंड में रखा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनता है तो वो इसी तरीके का बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंचित निधि है, तो ये आर्टिकल 266(1), ये आर्टिकल 266(2) और कंटीजेंसी फंड किसमें है 267। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में जानेंगे कि पैसा हम रखेंगे, फिर उसको निकालने का प्रोसेस तो आप लोग जान गए कि पैसा निकलता कैसे है सरकार से, लेकिन फिर ये फंड की क्या क्या फीचर है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है भारत की सिंचित निधि। बहुत बार ये शब्द आया है और हर टॉपिक में आता है, तो पहले उसको समझ लिया जाए। भारत की सिंचित निधि ये क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड, जिसे आर्टिकल 266(1) में बताया गया। अब देखिए, सरकार को प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व कैसे प्राप्त करता है सरकार राजस्व? इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर जिसको कहते हैं, सीमा शुल्क आदि से प्राप्त करेंगे, सीमा शुल्क वगैरह से प्राप्त करेंगे। और कहाँ से करेंगे? ऋण की वसूली करेंगे, सरकार ऋण भी देती है कई देशों को, इस तरीके से ऋण की वसूली। उसके बाद ब्याज जो प्राप्त कर रही है सरकार, या फिर सरकार के पास भी तो कंपनीज हैं जिसमें सरकार की शेयरधारिता है, जैसे ONGC हो गया, IOCL हो गया, तो इन सबों का भी तो पैसा आता है, वो कहाँ जाएगा? वो इसी फंड में रखा जाता है, सिंचित निधि। ठीक है, और इसी से फिर खर्च किया जाता है। सरकार जो पैसा वो खर्च करती है वो सिंचित निधि से खर्च करती है। तो खर्च करने के लिए भी इन्हें 2 तरीके की व्यवस्था दी गई है। कैसे खर्च करते हैं? तो एक तो होता है कि सिंचित निधि पर भारित व्यय, हमेशा बार बार ये शब्द आता है। एक होता है सिंचित निधि पर भारित व्यय, और एक होता है सामान्य सिंचित निधि, सामान्य व्यय। तो ये भारित व्यय क्या होता है? देखिए, सिंचित निधि पर से पैसा तो सरकार निकालेगी विनियोग विधेयक बना के। पैसा कैसे निकालेगी? पहले बजट के रूप में जैसे देखें आप कि विनियोग विधेयक में बजट प्रस्ताव रखी, फिर विनियोग विधेयक लाई, उससे कानूनी जामा मिला, फिर उसको पास की फाइनेंस बिल के रूप में, और जिस दिन वो पास कर लेती उसी दिन उसको खर्च करने की अनुमति मिल जाती। तो खर्च किस तरीके से करेगी? तो इसमें भी एक चीज़ है कि सिंचित निधि में से कुछ पैसे ऐसे हैं जो भारित होते हैं, चार्जेबल,
चार्जेबल मतलब क्या होता है कि इन पैसों अगर इसमें कोई मद का पैसा रख दिया गया कि मान लीजिए कि जैसे राष्ट्रपति का, तो उसमें क्या होगा, विपक्ष ना तो मतदान कर सकता है, मतदान नहीं होगा उस फंड को लेके, और क्या नहीं होगा, मतदान के अलावा उसमें कटौती प्रस्ताव नहीं आ सकता है, कटौती नहीं की जा सकती, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई समस्या आती है तो कहें कि भाई ऐसा है कि पदाधिकारियों का जो सरकार का बहुत खर्च हो चुका है, पैसा नहीं है सरकार के पास, तो सबका जो इंक्रीमेंट है वो रोक दिया जाए। इस तरीके की बात इसमें जो मद है उनमें नहीं हो सकती, जिन पर भारी है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसमें कुछ मद है जो हमेशा आपको याद रखना है। अब इसमें कौन से मद हैं, इसमें सबसे पहले है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते। दूसरा कौन सा आएगा, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन पेंशन। अच्छा, एक चीज इसी में रोके पहले बताते हैं, जो भारत की सिंचित निधि है ये तो केंद्र की हो गई, और इसी तरीके की राज्य की भी सिंचित निधि होती है, यानी केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सिंचित निधि की व्यवस्था होती है। राज्य सरकार जैसे जो बजट आपने पढ़ा है, ये क्या कहते हैं, आपके संसद में भी ऐसे ही बजट पारित होता है और राज्य विधानमंडल में, ठीक। तो उसी तरह राज्य में भी सिंचित निधि होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के वेतन और पेंशन ये दोनों पारित होते हैं। अब कौन देगा इनको, केंद्र देगी। हाई कोर्ट के जजों का वेतन पेंशन सिंचित निधि से होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये कभी एग्जाम में पूछ सकता है, हाई कोर्ट का वेतन राज्य की सिंचित निधि से जाएगा और पेंशन केंद्र की सिंचित निधि से, क्योंकि वेतन भाई संबंधित, जैसे हाई कोर्ट का कोई जज है तो उसका भारत सरकार क्यों पैसा वहन करे, भाई वो काम कर रहा है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में, तो इसलिए वेतन जो होता है वो राज्य की सिंचित निधि से होगा। लेकिन जो पेंशन है, चूंकि अब रिटायर हो गया है तो जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की, अतः क्या होता है, पेंशन इन पे चला जाएगा। फिर तीसरा होता है कैग आते समय हमने बोला था कि इनके वेतन पेंशन ये सब सारे जो भत्ते होते हैं वो सब भारित होते हैं। भारित का मतलब ये होता है कि इसको कोई चेंज नहीं किया जा सकता। इससे क्या होता है, जो पद होता है बड़ा मजबूत हो जाता है। अब जब आप किसी का वेतन और पेंशन कुछ कटौती कर ही नहीं सकते तो वो तो खुद ही स्वायत्त हो गया, मजबूत हो गया पद, तो कैग हो गया, ठीक है। तो ये सब पदाधिकारियों के वेतन पेंशन भत्ते सब भारित होते हैं, ठीक। अब दूसरे होते हैं सामान्य, ठीक है। एक और भी इसमें याद रखिएगा, यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों का, ठीक है। इतने जो पदाधिकारी हैं उनका भारित होता है। कभी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका जो भत्ते और पेंशन और वेतन है वो भारित है कि सामान्य सिंचित निधि से, ठीक। तो भारित वाला आप समझ गए। अब बात करते हैं सामान्य सिंचित निधि। सामान्य सिंचित निधि, अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि उसमें इस वेतन पर खर्चे को लेकर चर्चा भी हो सकती है संसद में, मतदान भी हो सकता है और कटौती प्रस्ताव भी हो सकता है, कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी क्या है कि इस सामान्य सिंचित निधि में के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारियों के वेतन भत्तों पर चर्चा भी की जा सकती है, मतदान भी कर सकता है, विपक्ष कटौती प्रस्ताव भी ला सकता है। तो ये सब सारी चीज़ इसमें कौन कौन आएंगे, ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई समस्या हो रही, फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ भी होता है, तो इन सारे पदाधिकारियों की कटौती भी हो जाएगी, रोक भी दिया जाएगा वेतन, ये सारी चीज़ें। अब इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसमें सबसे पहले शामिल होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, पीएम,
उसके बाद कौन होगा? सारे मिनिस्टर। और कौन शामिल होगा? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। और कौन शामिल होगा? और जो IAS है, ठीक। और कौन शामिल होगा? शिक्षक, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, जितने भी जो केंद्र जिनको देता है। तो इस तरीके के पदाधिकारियों को सामान्य संचित निधि में रखा जाता है। और देख लीजिए निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इस टाइप के पदाधिकारी जितने हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन को हम कम कर सकते हैं, उन पर चर्चा हो सकती है, मतदान हो सकता है, कटौती प्रस्ताव आ सकता है। ये सारी चीज़ें सामान्य संचित निधि के। देखिए अभी कोविड के दौर में देख लीजिए कि जब क्या कहते हैं इंक्रीमेंट केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारियों का रोक दिया गया था, इसी आधार पर रोका गया। लेकिन जो भारित के वाले अधिकारी या पदाधिकारी उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आते हैं, ये दोनों बात समझ लिए ढंग से। अब आते हैं दूसरे निधि की तरफ, लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि, इसमें क्या होता है? इसमें वो पैसे रखे जाते हैं सरकार द्वारा, वो पैसे इसमें डाले जाते हैं जो स्मॉल सेविंग के होते हैं, जैसे पीपीएफ, किसान विकास पत्र, ठीक है, ईपीएफ, यानी जो एक आप देखते होंगे कि एकदम फिक्स जिसका ब्याज दर होता है, और इसमें रखे गए पैसों की गारंटी सरकार देती है, लोक लेखा निधि है। यानी इसमें लोक धन को रखा जाता है, और इसको सबसे ज़्यादा क्या है, ये सबसे सुरक्षित धन बोला जाता है सरकार का, सबसे सुरक्षित धन। जल्दी सरकार इससे पैसा नहीं निकालती, ठीक है, सबसे सुरक्षित धन होगा, सरकार इसकी गारंटी लेती है। और जितनी भी स्मॉल सेविंग के जो पैसे होते हैं, जैसे जो पीएफ अकाउंट होता है, किसान विकास पत्र हो गया, ईपीएफ हो गया, इस तरीके के पैसों को लोक लेखा निधि में रखा जाता है। और जल्दी सरकार इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करती, इसे 266(2) में रखा गया अनुच्छेद, ठीक है। अब बात करते हैं कंटीजेंसी फंड के बारे में। देखिए सारे टॉपिक हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। कभी कभी बस थोड़ा सा लेट हो सकता है ग्रुप में जाने में, लेकिन आपको सारा जितना भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अब तीसरा होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, अब ये क्या होता है? यह आकस्मिक निधि केंद्र राज्य दोनों के स्तर पे होता है, केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। अब यहाँ पे क्या होता है कि आकस्मिक निधि इसलिए बनाई गई है कि अब ये सोचिए कि प्रोसेस कितना टफ, संसद से पैसा निकालना कितना टफ प्रोसेस है, अगर आप सोचिए तो। इसीलिए इस निधि का प्रयोग किया गया है कि मान लीजिए कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, और सरकार के पास आनंद फानंद में इतना व्यवस्था ना हो कि वो 20 दिन बैठ के चर्चा मतदान कराए तब जाके पैसा निकाले विनियोग विधेयक बना के, और इस तरीके से। इसी संदर्भ में आकस्मिक निधि का गठन किया गया। कौन से आर्टिकल में है? 267, ठीक है। अब इसी संदर्भ में बनाया गया, तो इसका जो सबसे मेन हेड बॉस होता है वो होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और राज्य स्तर पर गवर्नर। ये अब मान लीजिए कोई आपदा घटी, तुरंत के तुरंत सरकार कही राष्ट्रपति जी से कि देखिए इस समय इतनी बड़ी डिजास्टर आया हुआ है, कृपया हमको इतना पैसा दे दीजिए। तो यानी क्या है, सरकार उसके बाद राष्ट्रपति उनको, सरकार को अनुमति दे देता है कि आप इसको खर्च कर सकते हैं। अनुमति प्राप्त करने के बाद सरकार खर्च करती है, और फिर खर्च करने के बाद उसके बाद इस पैसे को पुनः जितना पैसा निकाला गया है उसको अनुच्छेद 117(3) जैसे फाइनेंस बिल के रूप में, कानूनी रूप में उसको फिर से उसमें डाला जाता है। और उस समय सरकार से पूछा जाता है कि भाई आपने पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया, इतना पैसा आप मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं, तो 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ कहाँ खर्च किए। तुरंत तो राष्ट्रपति जी दे देते हैं कि लीजिए भाई आप खर्च करिए,
लेकिन जब आप जमा करने जाते हैं पैसा तो सरकार से वो क्वेश्चन होता है कि आपने खर्च पैसा कहाँ किया। तो ठीक है, बाकी इसको किस रूप में पैसा डाला जाएगा, तो आर्टिकल 117(3) के तहत। अच्छा, इसमें भी आकस्मिक निधि में पैसा ऐसा नहीं है कि नॉर्मली डाल दिया जाता है, कानून बनाकर इसमें पैसा डाला जाता है, कानून। ठीक है, तो पूरी बात आपको मोटी मोटी फंड की पूरी समझ में आ गई। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्रांट के बारे में, अनुदान जो मिलता है संसद की तरफ से। तो अब इतना पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि कोई सत्ताधारी दल भले ही बहुमत की सरकार चला रहा हो, लेकिन संसद का नियंत्रण हमेशा बना रहता है। जरूरी ये नहीं हो सकता कि संसद कोई भी सत्ताधारी दल जिसकी प्रचंड बहुमत हो वो भी आके तानाशाही करे। और दूसरा पहलू आपको समझ में आया होगा कि विपक्ष का क्या रोल है। भाई, आप सत्ताधारी दल हैं, बहुमत दल के नेता हैं, लेकिन आप अपनी तानाशाही नहीं कर सकते, आपको फंड ही रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। कैसे? तो यही जो आप देखें कटौती प्रस्ताव के माध्यम से निधियों में जिस तरीके की व्यवस्था है, इसीलिए हमारी संसदीय व्यवस्था की बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं सब, जिससे देश हमेशा बचा जा सकता है। कोई भी सत्ताधारी दल आकर अपनी तानाशाही नहीं कर सकता। इसको जब आप मेंस में पढ़ा जाएगा तो इन्हीं क्लॉजों को एक एक लाइन में जोड़ के आंसर लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले लेक्चर में मिलते हैं।